लास्ट क्लास में हमने ग्राफ देखे थे। ग्राफ सभी को समझ में आए थे, सभी ने ट्राई किए ग्राफ्स कुछ लोगों ने भेज पाए हैं अभी तक ग्राफ, सभी को भेजना है ग्राफ्स। जो मैंने बोले सारे ग्राफ्स चाहिए मुझे ग्राफ पेपर पर। अगर आप ग्राफ नहीं भेजोगे तो फिर फ़ोन किया जाएगा और ग्राफ मंगाए जाएंगे। आ रही बात समझ में? ग्राफ्स चाहिए मीन्स चाहिए, क्लियर है? प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी ग्राफ की। ये मत सोचो कि इतने सारे हैं, ठीक है? एटलीस्ट इतनी प्रैक्टिस करना पड़ेगी। और जो बाकी के क्वेश्चंस बचे हुए हैं ना, कुछ लोग तो वो भी कर रहे हैं। आई बात समझ में? और जितना होमवर्क दिया उतना नहीं बन रहा तुम लोगों से, तो ये क्लास के बाद फटाफट से बचे हुए ग्राफ बनाकर भेजो जिन्होंने नहीं भेजे हैं। और जिन्होंने भेजे हैं, मिस्टेक्स जो बता रहे हैं उसको वापस से सही करो और अगेन उसको बनाने की कोशिश करो, ठीक है? बाकी काफ़ी लोगों ने जिसने भी भेजे उसमें से काफ़ी लोगों के सही हैं। चलो, तो नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, कंडीशंस फॉर सॉल्वेबिलिटी ऑफ लीनियर इक्वेशन। हेडिंग डाली, हेडिंग डालेंगे कंडीशंस फॉर सॉल्वेबिलिटी ऑफ लीनियर इक्वेशन। यहाँ पर हम कंडीशंस देखेंगे लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने की। हमने दो तरह की कंडीशंस ऑलरेडी देख चुके हैं। क्या? कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है? तो उसी में सॉल्वेबिलिटी हम देखने वाले हैं आज, क्लियर है? तो लिखेंगे, हेडिंग डालेंगी, हेडिंग डाल ली, हेडिंग के अंदर नीचे लिखेंगे अ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, a system of equations ax plus by plus c equal to 0 and बोर्ड पर देखकर लिखेंगे ax plus by plus c equal to 0, ठीक है? तो पहली वाली इक्वेशन में मैंने जो x के और y के कोएफिशिएंट है a1 b1 और कांस्टेंट c1 ले लिया है। दूसरी वाली इक्वेशन में x के कोएफिशिएंट a2 और y के कोएफिशिएंट b2 और कांस्टेंट c2 लिया है, ताकि हम दो इक्वेशन कंसीडर कर रहे हैं ना। हमें क्या देखना है? कंडीशंस फॉर सॉल्वेबिलिटी ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो दो लीनियर इक्वेशन हमने सपोज कर ली, लिखा आपने अ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 इज said to be consistent, is said to be consistent if, is said to be consistent if it has at least one solution, if it has at least one solution, ठीक है? Full stop. On the other hand, the above system of linear equation is said to be inconsistent. On the other hand, the above system of linear equation is said to be inconsistent if it has no solution at all. If it has no solution at all. ठीक है? लिखा। तो हमने लास्ट क्लास में ग्राफिकल मेथड में भी देखा था, क्या? कंसिस्टेंट सिस्टम यानी कि यूनिक सॉल्यूशन। दो कंसिस्टेंट सिस्टम क्या होते हैं? दो तरह के। कंसिस्टेंट में दो कंडीशंस बनती है, क्या क्या? एक तो यूनिक सॉल्यूशन यानी कि एक ही सॉल्यूशन, और दूसरा इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, क्लियर है? और इनकंसिस्टेंट में तो एक ही कंडीशन बनती है, वो क्या है? नो सॉल्यूशन। समझ में आई बात? तो यहां पर आज हम देखेंगे कि कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट सिस्टम जब रहते हैं तो जो सॉल्व करने की कंडीशंस बनती है वो क्या क्या बनती है, ठीक है? तो ये लिखा आपने, नीचे वापस से सब हेडिंग डालेंगे, कंडीशंस फॉर सॉल्विंग द लीनियर इक्वेशन, कंडीशंस for solving the linear equations. Case first, डाली हेडिंग conditions for solving the linear equations. केस वन के अंदर लिखेंगे यहां पर when it has no solution, when it has no solution,
दैट इज इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। जब ऐसा हो तो हम क्या बोलेंगे, देन क्या कंडीशन बनेगी, यहां पर देखो a1 बाय a2, b1 बाय b2 और c1 बाय c2, ठीक है, ये होता है। अब यहां पर साइन क्या आते हैं वो देखो, यहां पर साइन अलग अलग वेरी करते हैं। जब नो सॉल्यूशन होता है, क्या होता है, जब नो सॉल्यूशन होता है तब a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 एंड इट इज नॉट इक्वल टू c1 बाय c2 होता है। समझ में आ रही है बात अच्छे से? तो पहला केस हमने क्या देखा, जब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कैसा हो, इनकंसिस्टेंट हो, मतलब कोई सॉल्यूशन ना हो। आ रही है बात समझ में? तो हम क्या कंडीशन लेंगे, a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 नॉट इक्वल टू c1 बाय c2। ये a1 a2 कौन है, कोएफिशिएंट ऑफ x। ये क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, कोएफिशिएंट ऑफ x इन इक्वेशन टू, कोएफिशिएंट ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, कोएफिशिएंट ऑफ y इन इक्वेशन टू, कांस्टेंट टर्म ऑफ इक्वेशन 1, कांस्टेंट टर्म ऑफ इक्वेशन 2। ये आपको क्लियर होगा पहले से ही, है ना, क्योंकि हम ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। a1 b1 और c1 क्या है ये आप अच्छे से जानते हो, फिर भी यहां पर मैंने क्लियर कर दिया। नेक्स्ट केस 2, केस 2 ये लिख लिया, नहीं लिखा तो पॉज कर लो। केस 2, when it has infinitely many solution, when it has infinitely many solutions, that is system is consistent। केस 2 क्या लिखा आपने, when it has infinitely many solution that is system is consistent। infinitely many solution है तो हम क्या बोलेंगे, सिस्टम कंसिस्टेंट है। अभी हमने लिखा थोड़ी देर पहले क्या, कि सिस्टम कंसिस्टेंट कब होगा, जब एटलीस्ट वन सॉल्यूशन होगा। तो यहां पर तो क्या है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है, मतलब गिवन पेयर ऑफ, ये इट मतलब क्या होता है, गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, द सिस्टम, जो गिवन सिस्टम है उसके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, ठीक है, तो सिस्टम क्या हो गया, कंसिस्टेंट हो गया। और तब जो कंडीशन फॉर सॉल्वेबिलिटी ऑफ लीनियर इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 इक्वल टू c1 बाय c2। क्लियर है? तो अब ये थ्योरी लिखो। हो सकता है आपको ये समझ में नहीं आ रहा हो कैसे क्या अप्लाई करेंगे, कहां अप्लाई करेंगे, अभी जब अप्लाई करेंगे जब सब समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट केस 3, when it has unique solution, when it has unique solution, when it has यूनिक सॉल्यूशन, तो सिस्टम क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा, ठीक है। व्हेन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ यूनिक सॉल्यूशन, तो सिस्टम क्या हो गया, कंसिस्टेंट हो गया। और उस केस में आप क्या बोलोगे, देन a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2, a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2। समझ में आ गई बात? तो ये तीनों केसेस हैं। अब हम क्वेश्चंस करते हैं। पेज नंबर 8 शीट में, पेज नंबर 8 में सेक्शन डी के ऊपर वाला सेक्शन दिखा, कंडीशंस फॉर सॉल्वेबिलिटी, बस यही है। करते हैं वन बाय वन और देखते हैं कि कैसे सॉल्व किए जाते हैं, कैसे अप्लाई किया जाता है जो हमने अभी थ्योरी देखी उसको, ठीक है। तो यहाँ पर समझ में आया आपको क्या कंडीशंस ध्यान रखनी होंगी, है ना। यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन है, a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2, ठीक है। नो सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन है, a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 बट नॉट इक्वल टू c1 बाय c2, ठीक है। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन के लिए सब इक्वल। क्लियर है? तो इस तरह से आप ध्यान रख सकते हो, याद रख सकते हो। तो पेज नंबर 8 पर
पेज नंबर 8 पर पहला क्वेश्चन, कंडीशन फॉर सॉल्वेबिलिटी दिख रहा है हेडिंग, पहला क्वेश्चन, शो दैट द सिस्टम ऑफ इक्वेशन तो ये इक्वेशंस को हमको रीराइट करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि ax प्लस बी वाई और c उधर है, c को इधर लाना पड़ेगा, ठीक है? नहीं लाएंगे तो गड़बड़ हो सकती है। समझ में आ रही है बात? या तो दोनों उधर हो या फिर दोनों इधर हो, ठीक है? तो दोनों इधर हैं तो भी चल जाएगा, दोनों इधर हैं तो भी चल जाएगा, ठीक है? बट हमारी हैबिट होना चाहिए इस तरह से, ठीक है? क्रॉस मल्टीप्लाई में भी हमको क्या जरूरत पड़ती है? दोनों को इस तरफ लाने की। कंडीशन फॉर सॉल्वेबिलिटी में हम C1/C2 करते हैं, इसलिए या तो दोनों इधर हो या फिर दोनों इधर हो, ठीक है? तो अगर आप इसको ऐसा भी लिख कर करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ऐसा लिख दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? तो मैं अभी के लिए इसको रफ कर देता हूं और हम किस तरह से सॉल्व करते हैं, इसी को इक्वेशन 1 और 2 मानकर सॉल्व करते हैं। तो इसको इक्वेशन 1 मान लिया, इसको इक्वेशन 2 मान लिया, ठीक है? मैंने क्यों नहीं कंसिडर की ये वाली? क्योंकि कोई फायदा ही नहीं है। कॉन्स्टेंट्स दोनों इधर, दोनों कांस्टेंट या तो इस तरफ हो या फिर इस तरफ हो। क्लियर? आई बात समझ में? क्या बोला है हमको? शो दैट द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, जो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन है वो उसके पास क्या है? यूनिक सॉल्यूशन है। तो यहां पर सबसे पहले हम a1 बाय a2 की क्या वैल्यू होगी वो लिख लेते हैं। a1 बाय a2 की वैल्यू होगी 2/5, कॉमा b1 बाय b2 की क्या वैल्यू होगी बताओ? 5/3। वैसे ही c1 बाय c2 की क्या वैल्यू होगी? 17/14, ठीक है? ये वैल्यूज हमने लिखी केवल, और कुछ भी नहीं लिखा, है ना? जो गिवन वैल्यूज हैं वो सारी वैल्यूज हमने लिखी और इसके अलावा कुछ भी नहीं लिखा। हमें क्या शो करना है कि जो गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है उसके पास यूनिक सॉल्यूशन है, ठीक है? तो हम लिखेंगे नाउ वी नो दैट unique solution for unique solution we know that for unique solution क्या satisfy करना पड़ेगा? a1 by a2 is not equal to b1 by b2, ठीक है? यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में क्या हमको शो करना है कि इसके पास यूनिक सॉल्यूशन है, और यूनिक सॉल्यूशन के लिए हमको क्या पता है? वी नो दैट फॉर यूनिक सॉल्यूशन a1 बाय a2 शुड नॉट बी इक्वल टू b1 बाय b2। तो क्या a1 बाय a2 b1 बाय b2 के इक्वल है? 2/5 इज नॉट इक्वल टू 5/3। हेंस क्या बोल सकते हैं हम? हेंस द गिवन सिस्टम of linear equation has unique solution, ठीक है? Hence the given system of linear equation has unique solution। क्लियर हुआ सभी को अच्छे से? कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट? तो फर्स्ट वाले में हमको शो करना था दैट मीन्स जो कंडीशन है वो फॉलो कर रही है अगर ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो ही गिवन सिस्टम के पास क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशन होगा। आई बात समझ में? और क्वेश्चन फर्स्ट के लास्ट में देखो क्या लिखा है नेक्स्ट लाइन में? फाइंड द सॉल्यूशन। क्या लिखा है? फाइंड द सॉल्यूशन। मतलब आपके पास ये दो इक्वेशन है, आपको एक्स और वाई की वैल्यू निकालना है, ठीक है? उसमें ये पूरे का कोई रोल नहीं है, ये सेपरेट क्वेश्चन है, फाइंड द सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन आप निकाल लोगे, ठीक है? और मुझे चैट बॉक्स में रिप्लाई करके बताओगे आपकी एक्स और वाई की वैल्यू क्या आई है, ठीक है? मैं नेक्स्ट क्लास में रिवील करूंगा वैल्यू कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की इसको क्या बोलेंगे हम? कंडीशन फॉर सॉल्वेबिलिटी का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है? या फिर क्लास का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोलेंगे, ठीक है? तो चैट बॉक्स में जब भी आप बताओ तो क्या बोलोगे कि
क्लास का फर्स्ट वाले क्वेश्चन में x की और y की वैल्यू ये आई है, तो वो आप सॉल्व करोगे और फिर मुझे रिप्लाई करके बताओगे। ये वाला पार्ट समझ में आया सभी को? आप ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकाल सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है, हर क्वेश्चन में नहीं पूछा है, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में पूछा है, इसलिए हम x और y की वैल्यू निकालेंगे। क्लियर है अच्छे से? तो आप सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हो, एलिमिनेशन लगा सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा सकते हो, जो लगाना है वो लगा सकते हो। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन में बोला है शो दैट द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज इनकंसिस्टेंट। हमें क्या शो करना है कि सिस्टम क्या है, इनकंसिस्टेंट है। इक्वल टू 7 लिखा है, मुझे इक्वल टू 7 नहीं लिखना, मुझे क्या लिखना है, 7 को इस साइड लिखना है। ठीक है, मैंने क्या बोला था आपको, कांस्टेंट या तो दोनों LHS में हो या फिर दोनों RHS में हो। तो -11 इस साइड था, तो हमने 7 को उस साइड नहीं रहने देना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी बड़ी। ठीक है, तो 7 को भी इधर लेकर हमने लिख लिया। इक्वेशन 1 और 2 देना हो तो दो, नहीं तो यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है सच। ठीक है, तो a1/a2 की वैल्यू 3/6 दैट इज 1/2, फिर यहाँ पर -5/-10 अगेन 1/2, और c1/c2 -11/-7 दैट इज 11/7। ठीक है, तो वी नो दैट फॉर इनकंसिस्टेंट system there is no solution। ठीक है, there is no solution, inconsistent system no solution, ध्यान रखना है। और no solution होगा तो क्या कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगी, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। सो a1/a2 कितना है, 1/2, b1/b2 1/2, और c1/c2 कितना है, 11/7। क्लियर है? Hence the given system of linear equation Hence, the given system of linear equation is inconsistent। ठीक, अच्छे से क्लियर है? चलो थर्ड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या था, इक्वेशंस दी हुई थी, हमें क्या प्रूव करना था, क्या शो करना था कि जो भी सिस्टम दिया हुआ है वो इनकंसिस्टेंट है। इनकंसिस्टेंट यानी कि नो सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट यानी कि नो सॉल्यूशन, और नो सॉल्यूशन का क्राइटेरिया ये है और वो मैच कर रहा है। ठीक है, आपके पास जो वैल्यू थी डाल दी, तो ये दोनों इक्वल दिख रही है और ये अनइक्वल दिख रही है, तो इसका मतलब प्रूफ हो गया कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है, इनकंसिस्टेंट। थर्ड क्वेश्चन, show that the system of equation has infinitely many solution। जितनी भी स्टेप्स बता रहे हैं ना, ये बहुत ज़रूरी है। ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का भी आता है। ठीक है, और अच्छे अच्छे लोग फंस जाते हैं इसमें। क्यों? क्योंकि कंडीशन ही याद नहीं रहती है। ठीक है,
जिसने लास्ट टाइम पे कंडीशन रिवाइज कर ली उसके दिमाग में कंडीशन रहती है, बाकियों के दिमाग में थोड़ी रहती है। तो जब जब ये वाले सेक्शन से क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में, तब तब 100 आउट ऑफ 100 लाना मुश्किल हो जाता है, ठीक है, क्योंकि कंडीशन हर किसी को याद नहीं रह पाती है। थर्ड क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है 4x + 6y = 7 और 12x + 18y = 21, ठीक है। कांस्टेंट दोनों इस बार हमने बाहर की तरफ रखे हैं, RHS की तरफ, ठीक है। a1/a2 4/12 यानी कि 1/3 हो जाएगा, फिर 6/18 यानी कि 1/3 हो जाएगा, और 7/21 यानी कि ये भी 1/3 हो जाएगा, ठीक है। तो वी नो दैट फॉर infinitely many solution a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 होना चाहिए। तो यहाँ पर वैल्यू रख कर देखते हैं, 1/3 = 1/3 = 1/3। हेंस क्या बोलोगे आप? द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन has infinitely many solutions, ठीक है। समझ में आई बात अच्छे से? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? 3 क्वेश्चंस जो हमने किए, इसमें क्या करना था? प्रूव करना था, शो करना था। आई बात समझ में? इसमें क्या करना था? प्रूव करना था, शो करना था। बट फोर्थ क्वेश्चन में देखो क्या करना है, फोर्थ क्वेश्चन में फाइंड करना है, ठीक है। जो इक्वेशन है फोर्थ क्वेश्चन में, उसमें क्या है? एक्स और वाई के अलावा एक और अननोन है के, एक और अननोन है के। यहां पर हमको के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। मतलब के की कोई ऐसी वैल्यू फाइंड करो फोर्थ क्वेश्चन में, जिससे के की कोई ऐसी वैल्यू फाइंड करो क्वेश्चन 4 में, जिससे जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है उसके पास क्या हो? यूनिक सॉल्यूशन हो। आ रही बात समझ में? तो देखते हैं कैसे करें, करके देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में बोला है हमें x - 2y = 3, और फिर दूसरी इक्वेशन है 3x + ky = 1। ये दो इक्वेशन हमें दे रखी है। a1/a2 1/3, b1/b2 -2/k और c1/c2 3/1, ठीक है। अब यहां पर हमें क्या बोला है फोर्थ वाले क्वेश्चन में? वी नो दैट, क्या बोलेंगे? या फिर यहां पर क्या बोल सकते हैं? इट इज गिवन दैट द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन, है ना। यहां पर क्या बोल सकते हैं? इट इज गिवन दैट द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। सो फॉर यूनिक सॉल्यूशन क्या लिखा हमने यहाँ पर?
Now it is given that the system of linear equation has unique solution. So for unique solution, बताओ यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या है, a1 बाय a2 शुड नॉट बी इक्वल टू, याद हो जानी चाहिए, ठीक है, बार बार पेज पलट के देखो, याद कर लो, है ना, और अगर याद हो जाएगी तो फिर होमवर्क में पेज पलट के मत देखना। तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए ये होना चाहिए। a1 बाय a2 बताओ कितना है, 1 बाय 3 नॉट इक्वल टू b1 बाय b2 माइनस 2 बाय k, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, k नॉट इक्वल टू -2 इंटू 3 -6, ठीक है, क्या आया, k यहाँ चला गया, नॉट इक्वल टू को इक्वल टू की तरह ट्रीट करो, k यहाँ आया, यहाँ आ गया, 3 यहाँ गया, तो 3 इंटू -2 -6, तो k नॉट इक्वल टू -6, मतलब यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं k इज इक्वल टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -6, ठीक है, k इज इक्वल टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -6। ये कैसा तरीका है लिखने का, हाँ, ये कोई तरीका है लिखने का, ये एक तरीका है, ये सेट थ्योरी होती है जो आपको क्लास 11th में पढ़ाया जाता है, सेट्स नाम के चैप्टर में मैथमेटिक्स में। तो एक कर्ली ब्रैकेट में वो वैल्यू जो नहीं है, और ये माइनस क्या रिप्रेजेंट करता है कि सारी रियल वैल्यूज एक्सेप्ट -6, ठीक है। तो अगर आपको ऐसे नहीं लिखना है 10th क्लास में तो कोई बात नहीं है, तो k की वैल्यू यहाँ पर क्या लिख दोगे, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट -6। समझ में आई बात, क्लियर है अच्छे से, ठीक है। ये रियल नंबर को r से रिप्रेजेंट करते हैं तो पता है आपको, है ना, तो वो लिखने का एक और तरीका है, अगर आपको समझ में आ रहा हो तो ध्यान रख सकते हो, ठीक है। ये सब बताने का एक ही मोटो रहता है, आप ओलंपियाड्स देने वाले हो, ठीक है। 10th क्लास में काफ़ी सारे ओलंपियाड्स होते हैं, इस साल होंगे कि नहीं होंगे वो देखा जाएगा। प्रिपरेशन हमारी पूरी होना चाहिए, नॉलेज हमें पूरा होना चाहिए, ठीक है क्या, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया काफ़ी सारे बच्चे होते हैं क्लास 10th में, लगभग 18 लाख बच्चे होते हैं क्लास 10th में, ठीक है। तो उसमें से अगर 1% बच्चे भी ये चीज़ पढ़ रहे हैं, जो यहाँ पर मैं ये एक्स्ट्रा चीज़ें बता रहा हूँ, जो आप सोचते हो कि नहीं हमारे सिलेबस में तो है ही नहीं, हमारे सिलेबस में तो है ही नहीं, ठीक है। अगर मैं कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको नेक्स्ट क्लास में 11th क्लास में आने वाली है और वो मैं बता रहा हूँ, तो आपको ग्रैस्प कर लेना चाहिए। बुराई क्या है, अगर एक्स्ट्रा नॉलेज मिल रहा है तो लेने में बुराई क्या है ना। चल नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5th। इसमें भी फाइंड वैल्यू ऑफ k लिखा है और यहां पर क्या है, नो सॉल्यूशन, तो k की वैल्यू निकालते हैं, नो सॉल्यूशन, पांचवा kx प्लस 3y इज इक्वल टू k माइनस 2, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर 12x प्लस ky इज इक्वल टू k, तो ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी, ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम, c दोनों उस साइड है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, रहने दो। a1 बाई टू को क्या लिखूं, k अपॉन 12, कोई प्रॉब्लम, इसको 3 अपॉन k, कोई प्रॉब्लम, इसको k माइनस 2 अपॉन k, कोई प्रॉब्लम, कोई भी सिंप्लीफाई हो रहा है, नहीं हो रहा है। नाउ इट इज गिवन दैट द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, सो फॉर नो सॉल्यूशन, सो यहां पर आना चाहिए कंडीशन, सो कंडीशन, इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी करेक्शन कर लेना। सो कंडीशन फॉर नो सॉल्यूशन
है ना, अच्छे से लिख देते हैं। सो कंडीशन फॉर नो सॉल्यूशन क्या होगी? नो सॉल्यूशन के लिए a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। नो सॉल्यूशन की यही कंडीशन है। देख लिया पेज पलट के? याद तो हुई नहीं है, कर लो याद, अच्छा रहेगा। तो नो सॉल्यूशन के लिए ये कंडीशन है। लगाते हैं a1/a2 k/12 इक्वल टू 3/k नॉट इक्वल टू k-2/k। ठीक है, अब यहां पर सॉल्व करने में मजा आता है। कैसे? देखो, सबसे पहले हम क्या लेते हैं? पहले दो को लेते हैं और इक्वेट करते हैं, है ना। इन दोनों को लेंगे और क्या करेंगे? इक्वेट करेंगे। नाउ k/12 इज इक्वल टू 3/k। ये दोनों इक्वल हैं, इनको लिया हमने। k का स्क्वायर, k इंटू k का स्क्वायर 12 इंटू 3 कितना हो गया? 36। k स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? 36 आ गई। तो क्या बोल सकता हूं k की वैल्यू कितनी? तो कुछ लोग बोल रहे हैं 6, कुछ लोग बोल रहे हैं वही सही है ±6। बढ़िया। तो यहां पर k की वैल्यू क्या है? ±6 होगी। क्यों? क्योंकि देखो k स्क्वायर 36 है, तो ये 36 कैसे आया? ये चीज मैंने पॉलिनोमियल में भी सिखाई थी। 36 को आप -6 इंटू -6 करके लाए, या फिर 36 को +6 इंटू +6 करके लाए। आपको पता है क्या कि वो 36 कैसे बना है? तो फिर इन दोनों में से एक बता नहीं सकते। ठीक है, समझ में आ रही बात? हम अनफॉर्चुनेटली बता नहीं सकते कि ये जो हमारे पास k की वैल्यू आई है ना, k स्क्वायर इक्वल टू 36 है, और फिर हमारे पास क्या आया है? k की वैल्यू ±6 आई है। तो यहाँ पर हम अनफॉर्चुनेटली बता नहीं सकते हैं कि +6 होगी या -6 होगी। तो दोनों ही लेंगे हम। क्यों? उसका स्पेसिफिकेशन मैंने यहाँ पर आपको दिया है ना, कि 36 -6 इंटू -6 भी 36 होता है, और +6 इंटू +6 भी 36 होता है। समझ में आई बात अच्छे से? तो इसीलिए k की वैल्यू 2 होगी, +6 -6। अब यहां पर क्या ये k की वैल्यू निकल गई क्या? आप बोलोगे कि यहां निकल गई। नहीं, क्योंकि हमने केवल इन दोनों को इक्वेट किया है। ठीक है, अभी इन दोनों को इक्वेट करना बाकी है। तो यहां पर केस 1 बनेगा, केस फर्स्ट, व्हेन k इज इक्वल टू +6, देन ये कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए। कौन सी? 3/k। 3/k कितना है? 3/k कितना है? तो 3/k को सॉल्व करते हैं। k की वैल्यू कितनी? +6, तो कितना आ गया ये? 1/2। एंड k-2/k, 6-2/6, तो कितना हो गया? 4/6, यानी कि 2/3। आई बात समझ में? k की वैल्यू +6 है, तो हमने क्या देखा? 3/k कितना हो गया? 1/2, और k-2/k कितना आ गया? 2/3 आ गया। तो ये सेटिस्फाई हो रही है क्या? Therefore 1/2 इज नॉट इक्वल टू 2/3। तो ये क्या हो गया? सेटिस्फाई हो गया। केस 2 बनेगा। क्या बनेगा? केस सेकंड, व्हेन k इज इक्वल टू -6। k की वैल्यू क्या? -6। देन
सॉल्व किया, ठीक है। तो 3/k, k की वैल्यू इस बार -6 डालनी है तो -1/2 आ जाएगा। फिर k -2/k, तो k की वैल्यू -6 -2 -8 -6, माइनस से माइनस कट जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 4/3, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम क्या बोलेंगे, -1/2 इज नॉट इक्वल टू 4/3। क्लियर, कोई प्रॉब्लम, ठीक है। तो जो k की +6 और -6 वैल्यू है वो दोनों ही इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। k की वैल्यू कहां से आई, इन दोनों को इक्वेट किया तो k की वैल्यू आ गई आपकी +6 -6, ठीक है। अब यहां पर केस 1 जो बनाया हमने +6 वाला, उससे ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। फिर जो केस 2 बनाया उससे भी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, यानी कि k से इन दोनों को इक्वेट करके जो k की 2 वैल्यू आई थी, ये दोनों वैल्यू पास हो गई, ये दोनों वैल्यू पास हो गई, कोई भी फेल नहीं हुई है। फेल कब हो जाती, मान लो हमने +6 लिया होता k और यहां पर ये सेटिस्फाई नहीं करती, दोनों इक्वल आ जाते, तो k की वैल्यू +6 फेल हो गई, उसको आप नहीं बोल सकते कि k इक्वल टू +6। अगर आपने लिख दिया ना, यहां पर स्टॉप कर दिया, काफी लोग पूछेंगे कि सर अगर मैंने यहां स्टॉप कर दिया कि k की वैल्यू +-6, ये सब नहीं किया तो बताओ क्या होगा। ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, आपको 2 नंबर में मिल जाए तो बड़ी बात है। यहां तक अगर करोगे तो अगर 4 में से 2 नंबर भी मिल जाए तो बड़ी बात है। समझ में आई बात, क्लियर है। तो एक केसेस बनाना बहुत जरूरी होता है, यही तो शो करता है कि हम आगे का सोच पाए कि नहीं, ठीक है। यही तो 10th स्टैंडर्ड की बात हुई। ये तो क्या है, ये तो कुछ भी नहीं है, ये अगर 9th में भी पढ़ा दिया जाता तो भी कर लेते, बट ये वाली जो सोचने की बात है ये हमें 10th स्टैंडर्ड में है, हम ये शो करती है। समझ में आई बात, क्लियर है अच्छे से। तो k की वैल्यू +6 डाली तो भी सेटिस्फाई कर रहा है, -6 डाली तो भी सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशन को, यानी कि दोनों ही वैल्यू मानी जाएगी, दोनों ही वैल्यू सक्सेसफुल रही, दोनों ही वैल्यू पास हो गई। एक भी वैल्यू फेल कब होती है, जब ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करती। कौन सी, ये कंडीशन, +6 -6 दोनों के लिए कंडीशन सेटिस्फाई कर गई, ठीक है। सो k इज इक्वल टू +-6, अलग अलग करके भी लिख सकते हो, +6 और -6, या फिर इस तरह से भी लिख सकते हो, k इज इक्वल टू +-6, ठीक है। क्वेश्चन रिपीट करके भी लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा है देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। तो यहां पर आप क्या लिख सकते हो, देयरफॉर व्हेन k इक्वल टू +6 और -6 देन द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 3x + y, यहाँ पर थोड़ा स्पेस देकर लिखता हूँ मैं क्योंकि नीचे वाली जो इक्वेशन है उसमें काफ़ी दूर दूर है। 3x + y = 1, मुझे x के नीचे x लिखना पसंद है ना, सिस्टमैटिकली होता है वो और कभी गड़बड़ नहीं होती है। ठीक है, 3x + y = 1 पहली इक्वेशन, 2k - 1 मल्टीप्लाई बाय x और फिर k - 1 × y, 2k + 1। ठीक है, यहां पर आपके पास क्या आ गया, इक्वेशंस दे दी। अब हम इसको क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं। a1/a2 लिख लिया, b1/b2 केयरफुली लिख लिया, c1/c2 भी लिख लिया। ठीक है। नाउ इट इज गिवन दैट द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशंस। ठीक है,
सिक्स्थ वाले क्वेश्चन में भी क्या बोला है, नो सॉल्यूशन। सो कंडीशन फॉर नो सॉल्यूशन इज दिस, पुट करते हैं वैल्यू। दो केसेस क्यों बने, क्योंकि के की देख लो दो वैल्यू है इसलिए, है ना, इसलिए बने दो केसेस, अदरवाइज रेयरली बनते हैं। करो भाई, सॉल्व करो, बैठे क्या हो, आपको मेरा चेहरा नहीं देखना है, सॉल्व करना है आगे, मैं ही करूँगा सब। तो a1/a2 3/2k - 1 इक्वल टू 1/k - 1 नॉट इक्वल टू 1/2k + 1। ठीक है, सिक्स्थ वाले क्वेश्चन बिल्कुल फिफ्थ वाले जैसा ही है, कुछ भी अलग नहीं है, बस यहाँ पर जो इक्वेशन नंबर 2 है वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स दे दी है, जिसके कारण ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो सकता है। ठीक है, देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ये दोनों उठा लेते हैं, पहली दो साइड, सॉल्व करते हैं। (3k - 3 = 2k - 1) 3k - 2k 3 - 1 k = 2। k की वैल्यू क्या आ गई, 2। यहाँ पुट करके देख लेते हैं, k की एक ही वैल्यू आई है, यहाँ पुट करके देख लेते हैं, अगर सेटिस्फाई कर रही है तो बढ़िया है। नाउ (1/k - 1) तो k की वैल्यू 2 - 1 1 1 आ रहा है ये तो, ठीक है, देखते हैं। एंड 1/2k + 1 डेफिनेटली नॉट इक्वल आएगा, therefore 1/1 is not equal to 1/5। So when k equal to 2, then the system of then the given system of linear equation has no solution। ठीक है, पूरा रिपीट करके लिख लोगे, है ना, मैं छोड़ रहा हूँ यहाँ पर, जैसा पहले लिखा था वैसे ही है। क्या है एक बार बोलकर बता रहा हूँ, अगर नहीं लिखा था पहले तो। यहाँ पर दो इक्वेशन दी हुई थी, ये हमें कंपेयर करना रहता है सबसे पहले, फिर उसके बाद अगर गिवन है तो लिख देते हैं हम गिवन है। नो सॉल्यूशन की कंडीशन ये होती है, पुट किया, पहले दो को इक्वेट किया, के की वैल्यू आ गई, इस बार एक ही वैल्यू आई, पुट किया, और यहाँ पर इन दोनों को देखा कि सेटिस्फाई कर रहा है, हाँ सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम क्या लिख देंगे। सो व्हेन k = 2, हमसे क्या पूछा था, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ लो ना। अगर ये लिखना नहीं आ रहा है तो क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़कर रिपीट करना है बस। Find the value of k for which the system of linear equation has no solution. So when k = 2, then the given system of linear equation has no solution। ठीक है, 7th क्वेश्चन।
सिक्स्थ किया था ना अभी, कौन सा किया था? हाँ, मैं भूल जाऊंगा तो कैसे बताओगे? पहले तो सामने रहते थे तो बता देते थे, अभी पता चला एक और बार जो कर दिया वो एक और बार कर दूंगा। हाँ, घर पर बैठकर हंसोगे, मेरे को तो याद भी नहीं रहता है कौन सा किया अभी। ठीक है, तो नो सॉल्यूशन वाले दो एक साथ किए थे हमने, तो फिफ्थ और सिक्स्थ किए हमने, सेवन्थ कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत दिमाग तो है यार, ऐसी बात थोड़ी है, दिमाग तो लगा ही लूँगा। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो सेवेंथ वाला करना है ना? चलो चलो, 2x माइनस 3y इक्वल टू 7, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, k प्लस 1 अच्छे से लिखेंगे ताकि समझ में आए क्या लिखा है। k प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 माइनस 2k इंटू वाई, और इधर क्या है 5k माइनस 4। ठीक है, पहली इक्वेशन में क्या था कांस्टेंट 7, तो 2x माइनस 3y इक्वल टू 7, और दूसरी इक्वेशन k प्लस 1 इंटू एक्स 1 माइनस 2k इंटू वाई और 5k माइनस 4। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमें यहाँ पर क्या बोला है कि k की वैल्यू निकालना है, जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होना चाहिए। ठीक है, तो 2 अपॉन k प्लस 1 माइनस 3 अपॉन 1 माइनस 2k और 7 अपॉन 5k माइनस 4। कोई प्रॉब्लम होगी भी नहीं। It is given that the system of linear equation has infinitely many solutions. So condition for infinitely many solutions is a1 by a2 equal to b1 by b2 equal to c1 by c2। तो यहाँ पर a1 by a2 क्या है, 2 अपॉन k प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 3 अपॉन 1 माइनस 2k। ठीक है, तो सबसे पहले इन दोनों को उठा रहे हैं हम, है ना, कि इन दोनों को ले लिया। ठीक है, पहले तीनों लिख के फिर दो दो लें, इससे अच्छा पहले ही उठा लिया, उठा लो। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 माइनस 2k, और ये उधर गया माइनस 3 इंटू के प्लस 1, तो 2 माइनस 4k और माइनस 3k माइनस 3। ठीक है, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 3 3 1 ज़ा 3। ठीक है, अब इधर उधर करो, उसको ट्रांसपोज करो, तो 4k को इधर ले आओ, k बचेगा, 3 को उधर ले जाओ, 5, k इक्वल टू 5, k इक्वल टू 5। ठीक है ना, इसको इधर ले आएंगे तो 4k में से 3k गया, k बचा, और ये उधर चला जाएगा तो 2 प्लस 3 5, तो k की वैल्यू 5। यहां से k की वैल्यू 5 आ रही है। नाउ इक्वेटिंग दिस टू, नाउ इन दोनों को इक्वेट किया था, अब इन दोनों को इक्वेट करते हैं। -3 1 माइनस 2k इज इक्वल टू 7 अपॉन 5k माइनस 4। ठीक है, तो ये इधर चला जाएगा 7 5, यहाँ से भी k की वैल्यू क्या आई 5। देयरफॉर दोनों जगह से अगर k की वैल्यू सेम आ रही है ना, अगर अलग अलग आती तो फिर हम नहीं बोल सकते थे। ठीक है, कॉन्ट्राडिक्ट कर जाता, है ना। यहाँ पर हमारे पास क्या आ रही है, दोनों जगह से k की वैल्यू 5 आ रही है, यानी कि दोनों कॉमन वैल्यूज आ रही हैं। ठीक है, तो हम क्या लिख देंगे, देयरफॉर for k equal to 5 या when k equal to 5
then the given system of linear equation has infinitely many solutions. ठीक है, therefore when k is equal to 5 then the given system है ना, then के बाद the given system of linear equation has infinitely many solutions. clear है? next question. समझ में आ रहा है ना, सब सेम टाइप का ही है, कंडीशन अलग है बस, और क्या. Question number 8. Find the value of m and n for which the following system of linear equation has infinitely many solution. ठीक है, यहाँ पर m और n की वैल्यू निकालना है, और क्या है, इन्फाइनेटली मैनी सॉल्यूशन है. बढ़िया है, इन्फाइनेटली मैनी सॉल्यूशन है तो मुझे कम लिखना पड़ेगा. तुम लोग लिखो बार बार, है ना, पूरा पूरा लिखना है, प्रैक्टिस करना है. आई बात समझ में? राइटिंग चोर नहीं बनना है, ठीक है. जो काम नहीं करता वो काम चोर, जो लिखता नहीं है वो राइटिंग चोर, है ना. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8. थ्री एक्स प्लस 4y इज इक्वल टू 12. तो 3x के नीचे m प्लस n इंटू एक्स प्लस ट्वाइस ऑफ m माइनस n इंटू y इज इक्वल टू 5m माइनस 1. a1 बाई a2 क्या हो जाएगा? थोड़ी सी स्पेस दे देते हैं इसको, ये बहुत कंजस्टेड वे में लिखा रहता है. काट दिया, है ना, ये कैंसिल हो रहे थे, कर दिया, और क्या. और यहाँ पर 12/5m माइनस 1. ठीक है, सारी कंडीशन सब ठीक है ना. यहाँ पर हम क्या ले लेते हैं, अब पहली दो, 3/m प्लस n इज इक्वल टू 2/m माइनस n. ठीक है, सॉल्व करेंगे इसको. सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 3 इंटू एम माइनस n, 2 इंटू एम प्लस n. ठीक है, यहीं पर सॉल्व कर रहा हूँ मैं, जगह बचेगी. ठीक है, तो 3m माइनस 2m m और 3n प्लस 2n कितना आ गया, 5n आ गया. अब बाकी की दो सॉल्व करते हैं, है ना. पहली दो हमने यहाँ सॉल्व किए, अब इन दोनों को यहाँ सॉल्व करते हैं. m की जगह 5n डाल सकते हैं, अभी डालें क्या, पहले थोड़ा सा सॉल्व कर लें फिर डालते हैं. इसको इधर ले आते हैं, तो ये 12n माइनस 2 और 12m में से 10m गया तो कितना आया, 2m. डायरेक्ट लिखो ना यार, 2m. ठीक है, तो m की जगह क्या डाल दूँ, 5n.
m की जगह क्या डाल दें, इसको इधर ले जाते हैं और इसको इधर ले आते हैं, तो 2m की जगह क्या डाल दें हम, m की वैल्यू 5n, तो 2 इंटू 5n कितना n हो जाएगा, 10n हो जाएगा, 10n इधर जाएगा तो -10n, और ये क्या हो गया 2, तो 2n इक्वल टू 2, तो n इक्वल टू 1, ठीक है। और n अगर 1 आ गया, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट m इक्वल टू कितना आ जाएगा 5। क्लियर? क्या किया यहाँ पर, ध्यान दो, ये तो पूरा समझ में आया क्या हुआ, है ना। 12n को इधर ले गए तो पॉजिटिव हो गया, ये 10m को इधर ले आए तो 12m माइनस 10m कितना हो गया 2m। अब 2m को मैंने क्या किया, यहाँ से m की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से m की वैल्यू क्या डाली 5n, दिखा, तो 2 इंटू 5n 10n बन गया, और ये 10n को हमने कहाँ भेज दिया, उस साइड, तो माइनस 10n गया किसकी प्लेस पे, 2m की प्लेस पे, तो 2m की प्लेस पे कौन गया, माइनस 10n गया, और 2 इधर बन के +2 आ गया, तो यहाँ पर क्या बचा 2n इक्वल टू 2, तो n इक्वल टू 1 आ गया, n इक्वल टू 1 आ गया तो n की वैल्यू 1 यहाँ पुट करेंगे तो m कितना आ जाएगा 5, है सिंपल, ठीक है। आया समझ में अच्छे से, ये क्वेश्चन 8th था। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, when m equal to 5 and n equal to 1 then the given system of linear equation has infinitely many solutions, ठीक है। क्लियर अच्छे से, हम कुछ भी नया नहीं कर रहे हैं, वैसे के वैसे ही कर रहे हैं, बस क्वेश्चन में कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पर आपको क्या बोला है, 2 इक्वेशन दी है, इक्वेशन सही है, अच्छे से चेक करके लिखना चाहिए इक्वेशन, है ना, ठीक है, सही है। a1/a2 ठीक है, b1/b2 ठीक है, c1/c2 भी ठीक है, बढ़िया। अब आपसे क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, ठीक है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हमको यहाँ पर देखना है। चलो देखते हैं। नाउ इट इज गिवन दैट द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, सो कंडीशन फॉर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन इज दिस। क्या करना है, पहले 2 को सॉल्व करना है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2, तो यहाँ पर देखते हैं 1/k+1 इज इक्वल टू k+1/9, 9 यहाँ पर k+1 इंटू k+1 का होल स्क्वायर बोल सकता हूँ ऐसा, 9 यहाँ पर k+1 इंटू k+1 क्या हो जाएगा, है ना, k+1 यहाँ पर भी है, तो क्या हो जाएगा k+1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बोले हम, a² + b² + 2ab, है ना, a² + b² + 2ab, तो क्या आ गई इक्वेशन, a² मतलब k² + 2k और 9 इधर आ जाएगा तो -8 = 0,
ठीक है, 9 इधर आएगा, -9 हो जाएगा, -9 + 1 -8। एक क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर लेते हैं, क्वाड्रेटिक को यहीं सॉल्व कर लेते हैं, जगह बचेगी। तो 8 को कैसे 4 और 2 में तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। देख लो यहाँ पर भी काम आ गया फैक्टराइजेशन। ठीक है, अगर फैक्टराइजेशन नहीं आता तो यहाँ पर k की वैल्यू निकाल पाते क्या? नहीं निकाल पाते। तो k की दो वैल्यू आ रही है, एक आ रही है k की वैल्यू -4 और एक आ रही है k की वैल्यू +2। ठीक है, कोई बात नहीं, हमारे पास अभी एक और, अभी तो हमने इन दोनों को इक्वेट किया, अभी इन दोनों को इक्वेट करते हैं हम। तो यहाँ पर k + 1/9 इज इक्वल टू 5/8k - 1 इक्वेट किया। k + 1 इंटू 8k - 1 5 9 45 8k² माइनस k प्लस 8k - 1 8k², यहाँ पर प्लस 7k है ना, प्लस 7k, और ये इधर आ गया तो -46 = 0। ठीक है, समझ में आ रही है बात सभी को? तो यहाँ पर हमने क्या देखा, 9th वाले क्वेश्चन में हमने पहले दो इक्वेट किए तो दो वैल्यू आ रही है k की, फिर हम बाद के दो को इक्वेट कर रहे हैं और हमारे पास अगेन क्या आ गई, एक क्वाड्रेटिक आ गई। तो फटाफट से इसको सॉल्व करेंगे। क्वाड्रेटिक में कोई गड़बड़ तो नहीं लग रही है? स्प्लिट कर पा रहे हो? स्प्लिट करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है? । 46 और 8 है यहाँ पर। ठीक है, 46 × 8 तो ये लिख दो, ठीक है, बट यहाँ पर 6 7 नहीं, 46 कैसे आएगा, 23 × 2 × 8 है ना, क्योंकि 46 का कोई और फैक्टर दिख नहीं रहा है मुझे, क्योंकि 23 क्या है, एक प्राइम नंबर है। तो 23 × 2 46 × 8, तो यहाँ पर फैक्टर्स क्या बन जाएंगे, ये बन रहे हैं, है ना, 16 और 23। दिखा, हम क्या करते थे, 46 × 8 करते, फिर उसका प्राइम फैक्टर्स निकालते, फंस जाते आप। ठीक है, तो यहाँ पर ओरली करके देख लो, 46 × 8 23 × 2 46 और 8, क्लियर है। अब अगर 23 और 16 में काम चल रहा है तो ठीक है, वरना 8 को फर्दर तोड़ो और फिर आपको क्या कॉम्बिनेशन बनाने पड़ेंगे। आ रही बात समझ में? तो 23 और 16 से 7 आ रहा है क्या, हमें स्प्लिट किसको करना है, 7 को। किसे स्प्लिट करना है, 7 को। तो 4 और 3 7 बिल्कुल आ रहा है ना। तो 23 और 16 में ब्रेक हो जाएगा, ब्रेकअप कर दो इसका। ये कर दिया, हम्म, 23 इधर लिखना पड़ेगा, 16 इधर लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब कॉमन निकाल सकते हैं। 8k कॉमन निकाला तो k बचा, और यहाँ पर -2, फिर इधर 23 कॉमन निकाला, k - 2, है ना। कोई प्रॉब्लम नहीं है।
बस फिर प्रॉब्लम नहीं है तो क्या हो गया। यहाँ पर भी k की 2 वैल्यू आई, k की वैल्यू 2 आ जाएगी और k की वैल्यू एक और क्या आ जाएगी -23/8। ठीक है, तो k की वैल्यू 2 यहाँ पर भी है, k की वैल्यू 2 यहाँ पर भी है। ठीक है, तो कॉमन वैल्यू क्या मिल रही है हमें बताओ। ये इससे इक्वेट किया हमने तो हमारे पास क्या आई, 2 वैल्यूज आई, उसमें से -4 और 2 आ गई। ठीक है, फिर बाकी के 2 इक्वेट किए हमने, वहां से अभी हमारे पास 2 वैल्यू आई। कॉमन वैल्यू क्या आ रही है, k = 2। तो यहां पर यही चीज मैं इतनी देर से बताना चाह रहा था आपको, क्या कि जो k की वैल्यू जो नहीं आ रही है कॉमन, है ना, कॉमन वैल्यू जो k की नहीं आ रही है वो हम नहीं ले सकते। ठीक है, तो जो कॉमन वैल्यू आई k की वही क्या होगा हमारा आंसर। तो व्हेन k = 2 then the system of linear equation, कौन सा 9th वाला है, has infinitely many solution। समझ में आई बात। तो k की वैल्यू 2 ही काम की रहेगी। क्लियर है सभी को अच्छे से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, तो ये पूरा लिखना पड़ता है, इस तरह से समझ में आया। मैं रफ कर रहा हूँ अब, है ना, मैं थोड़ा डायरेक्ट करके बताऊँगा 10th वाला। आपको पूरा ये डिस्क्रिप्शन ध्यान रखना है कि ये इस तरह से डिस्क्राइब करके लिखना होता है। ठीक है, बोर्ड पर जगह कम पड़ रही है इसलिए मैं अब पूरा लिख कर नहीं बताऊँगा। कितने 9 क्वेश्चंस बता दिए मैंने अच्छे से डिस्क्रिप्टिव वे में लिख कर, है ना। अब थोड़ा सा शॉर्ट में बताऊंगा, मैं जहाँ पर जो लाइंस लिखनी रहेगी वो ओरली बोलकर बता देता हूँ। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन नंबर 10 रीड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 रीड करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी की ऑब्जेक्टिव शीट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। इलेक्ट्रिसिटी की ऑब्जेक्टिव शीट मिल गई होगी सभी को, वो करना है सभी को, है ना। इलेक्ट्रिसिटी की ऑब्जेक्टिव शीट पॉलिनोमियल्स का टेस्ट है आपका, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा बहुत ही जल्दी। तो 10th वाले क्वेश्चन में बहुत ही सिंपल सी एकदम प्यारी सी इक्वेशन दी हुई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर बोला है कि सबसे पहला 10th क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए हम जानते हैं इट इज गिवन दैट फॉर यूनिक सॉल्यूशन इट इज गिवन दैट, क्या लिखेंगे यहाँ पर पूरा जैसा हमने पहले लिखा था वैसे ही लिखना है। ठीक है, तो यूनिक सॉल्यूशन, कंडीशन फॉर यूनिक सॉल्यूशन क्या होगी, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, है ना। यूनिक सॉल्यूशन के लिए यही है। डालते हैं वैल्यूज, a1/a2 k/6 नॉट इक्वल टू b1/b2 -1/-2 कट जाएगा। तो इट इज गिवन दैट the given pair of linear equation has unique solution, therefore condition for unique solution is a1/a2 equal to b1/b2। तो k/6 जैसे कि वैल्यू दिख रही है आपको डाल दी, और b1/b2 इस तरह से डायरेक्ट नहीं करना है आपको, पहले a1/a2 की वैल्यू, b1/b2 की वैल्यू, c1/c2 की वैल्यू लिखनी चाहिए। ठीक है, ध्यान रखना ये चीज। माइनस से माइनस कट गया, हम 2 को इधर ले जाएंगे, 2k 6 इधर चला जाएगा, तो k की वैल्यू क्या आ गई, नॉट इक्वल टू 3। k की वैल्यू क्या आ गई, नॉट इक्वल टू 3। तो यहां पर क्या बोलेंगे हम, अगर यूनिक सॉल्यूशन चाहिए, क्या चाहिए,
अगर यूनिक सॉल्यूशन चाहिए तो k की वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए, 3 नहीं होना चाहिए, बाकी सब चलेगा। तो k की वैल्यू क्या होगी, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 3, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 3, ठीक है। सेकंड पार्ट में क्या बोला है हमें नो सॉल्यूशन। यहां पर देखो ये बोल रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन एज वेल एज नो सॉल्यूशन। तो ऐसा तो हो नहीं सकता, तो यूनिक सॉल्यूशन कब आएगा, जब k की वैल्यू क्या होगी, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 3। नो सॉल्यूशन कब आएगा वो देखते हैं। कंडीशन फॉर नो सॉल्यूशन क्या होगी, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ये नो सॉल्यूशन की कंडीशंस हैं, ठीक है। तो पुट करते हैं k/6 और 1 -1/-2, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो 1/2। फिर नॉट इक्वल टू क्या है, 2/3। तो पहले दो उठाएंगे तो k/6 इज इक्वल टू 1/2। तो k की वैल्यू क्या आ गई, k की वैल्यू आ गई 6/2, यानी कि k की वैल्यू क्या आ गई 3। k की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर 3। क्लियर है। यूनिक सॉल्यूशन होगा जब k की वैल्यू क्या नहीं होगी, 3 नहीं होगी। और नो सॉल्यूशन कब होगा, जब k की वैल्यू 3 होगी। आ रही है बात समझ में। अब यहाँ पर एक और चीज होगी क्या, हमने तो अभी इन दोनों को इक्वेट किया है, केवल इन दोनों को, ठीक है। अभी इन दोनों को इक्वेट करना बाकी है। नाउ 1/2 इज नॉट इक्वल टू 2/3। हाँ, तो ये तो है ही, 1/2 इज नॉट इक्वल टू 2/3। तो आगे बढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमने इसको इक्वेट किया तो यहाँ पर 3 आ गया, और ये तो साफ दिख ही रहा है, क्लियरली दिख रहा है कि b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, ठीक है। अब अगर आप चाहो तो आप क्या कर सकते हो, आप चाहो तो आप ये कर सकते हो, इन दोनों को इक्वेट कर सकते हो, बट आई थिंक कोई फायदा नहीं है। k/6 इज नॉट इक्वल टू 2/3, चेक कर लेते हैं, ये नहीं आना चाहिए, है ना। तो k/6 इज नॉट इक्वल टू 2/3, तो यहाँ से क्या आया हमारे पास, k की वैल्यू नॉट इक्वल टू 2 × 6/3, तो k शुड नॉट बी इक्वल टू 4, ठीक है। तो k की वैल्यू 4 नहीं होना चाहिए, है ना। इसका मतलब क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। यहाँ पर ये वाली जो कंडीशन है b1/b2 इक्वल टू c1/c2, है ना, और हमने एक कंडीशन ये तो सेटिस्फाई हो रही है, बट a1/a2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 से k की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, k शुड नॉट बी इक्वल टू 4, मतलब सारी वैल्यू एक्सेप्ट 4, ऐसा ये बोलना चाह रहा है। बट ऐसा है क्या, नहीं, क्योंकि k की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ क्या है, 3। तो देयरफॉर यहां पर सेकंड वाला पार्ट में आप क्या बोलोगे, देयरफॉर व्हेन k इक्वल टू 3 देन द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, ठीक है। आप ये नहीं बोल सकते कि ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट 4, क्यों, क्योंकि यहां पर केवल 3 है। तो कॉमन सॉल्यूशन क्या आ रहा है, ओनली 3। कॉमन सॉल्यूशन क्या आ रहा है, ओनली 3। देयरफॉर यहां पर आपको क्या बोलना पड़ेगा, k व्हेन k इक्वल टू 3 देन द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। अब इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन का भी है, थर्ड पार्ट है इसकी, इसी के अंदर जो थर्ड पार्ट है वो क्या है, यही तो है। देखो ऐसी k की वैल्यू की इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन के लिए a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, k/6 इज इक्वल टू -1/-2 इज इक्वल टू 2/3, माइनस से माइनस कैंसिल,
k बाय 6 इज इक्वल टू 1/2। तो ये तो हमने किया था, तो कितना आया था, k की वैल्यू 3 आ गई थी ना। k की वैल्यू 3 आ गई। अब इन दोनों को इक्वेट कर लेते हैं। अरे ये कैसे हो गया, 1/2 इज नॉट इक्वल टू 2/3। ठीक है, यहां पर हम इन दोनों को क्या कर रहे हैं, देखो कंडीशन फॉर, क्या बोलेंगे हम, इज देयर वैल्यू ऑफ k विच गिव विच द गिवन सिस्टम हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। क्या कोई k की ऐसी वैल्यू है कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन सेटिस्फाई करे। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन सेटिस्फाई करने के लिए क्या होना चाहिए, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। ठीक है, तो यहां पर आपको क्या करना होगा, इस तरह से लिखने के बजाय आपको किस तरह से लिखना चाहिए, देखो ये लिख दिया आपने, ये क्या है, कंडीशन फॉर सेटिस्फाइंग इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो a1/a2 कितना होगा, k/6, b1/b2 कितना होगा, -1/-2 यानी कि 1/2, और c1/c2 कितना होगा, 2/3। ठीक है, सो the condition for infinitely many solution is not satisfying। क्यों, क्योंकि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 से हमारे पास वैल्यू आ रही है, ठीक है, बट क्या वो c1/c2 के वैल्यू के इक्वल है, क्या b1/b2 c1/c2 के इक्वल हो ही नहीं सकता। तो अगर b1/b2 c1/c2 के इक्वल हो ही नहीं सकता तो कंडीशन सेटिस्फाई ही नहीं करेगी, और कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगी तो हम क्या बोलेंगे कि जो ये गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, जो गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, ये इसमें कभी भी k की वैल्यू किसके लिए नहीं आ सकती, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन के लिए नहीं आ सकती। ठीक है, क्या, तो कोई भी k की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर सकती है यहां पर, है ना, गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के लिए k की ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जिससे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस आए। सो द कंडीशन फॉर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन इज नॉट satisfied, hence there is no such value of k for which given system has infinitely many solutions। क्लियर, कोई प्रॉब्लम। तो क्वेश्चन नंबर 10 में यहां पर आपको यूनिक सॉल्यूशन के लिए पूछा था, नो सॉल्यूशन के लिए पूछा था, इनफाइनाइटली मैनी के लिए पूछा था। यूनिक सॉल्यूशन के लिए हमारे पास क्या है, ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट 3, नो सॉल्यूशन के लिए ओनली 3, और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन के लिए k की ऐसी कोई वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती है। आई बात समझ में, k की ऐसी कोई वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती है। क्लियर, चलो क्वेश्चन नंबर 11 पर आने से पहले हम एक थ्योरी देख लेते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 11 के लिए हमको छोटी सी थ्योरी समझनी पड़ेगी, लिखनी पड़ेगी। अगर वो लिख ली हमने, समझ ली, तो बहुत आसान है क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, उसके पहले थोड़ी सी थ्योरी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 थोड़ा सा अलग है। क्यों अलग है, क्या अलग लग रहा है उसमें, उस पे दोनों कांस्टेंट जीरो हैं, दोनों कांस्टेंट्स क्या हैं, जीरो है। ठीक है, तो जब दोनों कांस्टेंट जीरो होते हैं तो क्या होता है,
When the system of linear equation a1x plus b1y equal to 0 and a2x plus b2y equal to 0, अगर इस टाइप का आपको कोई सिस्टम दिया हुआ है जिसमें कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, जीरो, कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, जीरो, ठीक है, देन केस वन, केस वन, फॉर यूनिक सॉल्यूशन, कंडीशन फॉर यूनिक सॉल्यूशन सेम रहेगी, a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2, ठीक है, आ रही बात समझ में। और यहाँ पर x और y हमेशा क्या आएंगे, ज़ीरो, हमेशा क्या आएगा, ऑलवेज क्या होगा, x और y इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि ज़ीरो एज अ सॉल्यूशन हमेशा मिलेगा आपको, ठीक है। ये सारी बातें अच्छे से लिख लेना जैसे लिख रहा हूं मैं। व्हेन द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, कैसी लीनियर इक्वेशन हो, कांस्टेंट जीरो हो, तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए कंडीशन तो वही रहेगी जो पहले थी, वही की वही है। इसमें इस केस में क्या होता है, सॉल्यूशन हमेशा जीरो आते हैं, x इक्वल टू जीरो, वाई इक्वल टू जीरो, तो जीरो एज अ सॉल्यूशन आता है ऑलवेज, ठीक है। केस टू, नो सॉल्यूशन तो होंगे ही नहीं, है ना। इसके अलावा क्या होता है, फॉर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, फॉर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, यानी कि नॉन जीरो सॉल्यूशन, ठीक है। एक तो क्या आ रहा है, जीरो एज ए सॉल्यूशन, वो कब आ रहा है, यूनिक सॉल्यूशन में। और दूसरा केस, इसमें दो ही केस होते हैं, नो सॉल्यूशन जैसी कोई चीज नहीं होती, कब, जब कांस्टेंट दोनों जीरो हैं, तो या तो यूनिक सॉल्यूशन आएगा या फिर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन आएगा। मतलब ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जिसमें कांस्टेंट की वैल्यू जीरो हो, ये इनकंसिस्टेंट हो ही नहीं सकता, ये हमेशा कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है। इसीलिए या तो यूनिक सॉल्यूशन आएगा या फिर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन आएगा। क्लियर है अच्छे से। तो यहां पर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन के लिए हम क्या लिखते हैं, a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2। यहां पर c1 बाय c2 इसके इक्वल नहीं होगा, क्योंकि आप जानते हो c1 बाय c2 क्या है, जीरो। इसीलिए यहां पर क्या, ये अलग से बताया इस चीज के लिए स्पेशल। समझ में आई बात, क्यों स्पेशली इस चीज के लिए बताया, क्योंकि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, जब सॉल्यूशन यानी कि x और y की वैल्यू जीरो नहीं आएगी, तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन में a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 रहेगा। वहां पर क्या रहता था, इसके पहले जो पढ़ रहे थे हम, a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 इक्वल टू c1 बाय c2, कब, जब कांस्टेंट्स की कुछ वैल्यू होती थी। कांस्टेंट्स की कुछ वैल्यू ही नहीं है, तो यहां पर क्या होगा, कांस्टेंट नहीं है, कंडीशन में कांस्टेंट्स नहीं है। क्लियर है अच्छे से। तो अगर ये आपने लिख लिया है तो हम क्वेश्चन नंबर 11 कर सकते हैं। अगर ये समझ में आ गया है तो क्वेश्चन नंबर 11 कर सकते हैं। रफ कर रहा हूं मैं। तो हमारे पास जो अभी क्वेश्चन है उसमें यही है ना, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, थ्री एक्स प्लस 5y इक्वल टू 0 और kx प्लस 10y इक्वल टू 0। ये दो हमें इक्वेशन दी हुई है। यहाँ पर हम बोलेंगे a1 बाय a2 क्या होगा, 3 बाय k, फिर b1 बाय b2 क्या होगा, 5 बाय 10, यानी कि 1 बाय 2। आई बात समझ में, a1 बाय 2 3 बाय k, b1 बाय b2 1 बाय 2। क्लियर। अब हमें क्या बोला है
it is given that the system of linear the given system has infinitely many solution. ये कैसे पता चलेगा? हम बोलेंगे क्या? It is given that the system of linear equation has non-zero solution. ठीक है, ये लिखा, इसके बाद क्या लिखना है? इट इज गिवन दैट द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज नॉन जीरो सॉल्यूशन, देयरफॉर, और ऐसा कब हो सकता है? जब इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हो. देयरफॉर वी कैन से दैट द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस. देयरफॉर we can say that the given system of linear equation has infinitely many solutions. ठीक है, तो यहां पर कंडीशन क्या होगी? a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 और 3/k इज इक्वल टू 1/2. तो k की वैल्यू क्या आ गई? 6. ठीक है, तो अगर k की वैल्यू 6 होगी, है ना, क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? 11. क्या बोलेंगे? Hence the given system of equation has a non-zero solution when k equal to 6. अगर k equal to 6 होगा तो हम क्या बोल सकते हैं कि गिवन सिस्टम के पास नॉन जीरो सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे. अब आप कर सकते हो सेक्शन डी. सेक्शन डी आप इजीली कर पाओगे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 28 तक. ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हो हमने 10 से 11 क्वेश्चन थ्योरी के साथ में इतनी जल्दी पढ़ लिए. ठीक है, आपकी स्पीड हो सकता है स्लो होगी इसलिए आपको टाइम लगा, बट इतने क्वेश्चन करने के बाद आपकी स्पीड बन चुकी होगी, दिमाग में बस गई होगी कंडीशंस. अगर आपने दिमाग से सोचा होगा, समझा होगा, याद करने की कोशिश की होगी तो जब आप होमवर्क करोगे तो ये 28 क्वेश्चंस आपके 28 मिनट्स में बन सकते हैं. हो सकता है 45 मिनट्स लगे, मैक्सिमम 1 आवर लगे. ठीक है, ये डिपेंड करता है आपके कैलकुलेशन पर, आप कितना अच्छे से करते हो. ठीक है, मैं शॉर्टकट मारने की बात नहीं कर रहा हूं, वापस से मैं रिपीट कर दूं, मैं शॉर्टकट मारने की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूं. शॉर्टकट के फेवर में मैं बिल्कुल नहीं रहता हूं. आपने भी देखा होगा मैं पूरा डिस्क्रिप्टिव वे में करता हूं, चाहे एक क्वेश्चन करवाना पड़े, चाहे 4, चाहे 10. डाउट्स जब बताता हूं तब जरूर मैं थोड़ा सा टाइम सेव करने की कोशिश करता हूं आपका, क्योंकि सभी को सेम डाउट नहीं रहते हैं, सभी के डाउट अलग अलग रहते हैं. काफी सारे बच्चे सॉल्व कर लेते हैं खुद से. ठीक है, तो 2, 4, 6 लोगों के चक्कर में मैं सबका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, इसलिए डाउट्स के टाइम पर थोड़ा सा शॉर्ट में, थोड़ा सा डायरेक्ट बताने की कोशिश करता हूं, और वो आपके लिए भी अच्छा है. क्लियर है सभी को अच्छे से? तो यहां पर हमने क्या किया? कंडीशन फॉर सॉल्वेबिलिटी ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ा. आई होप आपके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चंस हो गए होंगे और आपको कोई डाउट नहीं आया होगा. अगर आपको डाउट आ रहा है तो चैट बॉक्स पर सेंड करो. कंडीशन फॉर सॉल्वेबिलिटी ऑफ लीनियर इक्वेशन आज हमने पढ़ा और इसके 11 क्वेश्चंस किए. सेक्शन डी आपका होमवर्क रहेगा, पेज नंबर 8, 9 और 10 पर है. ठीक है, नेक्स्ट क्लास से हम वर्ड प्रॉब्लम से स्टार्ट करेंगे. अगर आपके कोई डाउट आए हैं तो सेंड कर देना जल्दी से, है ना, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे फिर हम, तो जल्दी जल्दी करते चले जाओ. ठीक है, आई बात समझ में? ये 10th क्लास है, 9th क्लास नहीं कि आराम आराम से करेंगे. नंबर ऑफ क्वेश्चंस अगर लगाने हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, तो हमें इतनी स्पीड से जाना पड़ेगा, हमें स्पीड से क्वेश्चंस करने पड़ेंगे. जो सिंपल टॉपिक है, ये सिंपल टॉपिक था. आज आपको हो सकता है मेरी स्पीड फास्ट लगी हो क्योंकि ये सिंपल टॉपिक था. ठीक है, अगर इसको मैं धीरे धीरे बताता बाकी टॉपिक्स जैसे, तो आप बोर हो जाते, नींद आने लगती. ठीक है, क्लियर है सभी को अच्छे से? तो जहां नीड है वहां स्पीड बढ़ाऊंगा मैं. आपके पास ऑप्शन है स्पीड कम करने का, कर सकते हो. ठीक है, बार बार पॉज कर सकते हो, वापस से पीछे करके सुन सकते हो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. आ रही बात समझ में सभी को अच्छे से? होमवर्क करें, प्रैक्टिस करें,
कोई भी प्रॉब्लम है, आपको स्कूल से रिलेटेड कुछ डिस्कस करना है, टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है, सभी के फ़ोन आते हैं। आज भी 2-3 लोगों के फ़ोन आए थे, कुछ बच्चों के फ़ोन आए थे, स्कूल में सर ऐसा चल रहा है, वैसा चल रहा है, कैसे मैनेज करें। सभी को एक जादू की पुड़िया देता हूं मैं। आई बात समझ में? ठीक है, केवल फ़ोन पर बोलकर। अगर आपको अच्छी लगे तो फॉलो करो, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। आई बात समझ में? मैंने पहले भी कहा है, मैं लेक्चर में, वीडियो लेक्चर में नहीं बोल सकता काफ़ी कुछ, ठीक है। सारी चीज़ें मैं यहाँ पर ओपनली नहीं शेयर कर सकता। अगर आप कॉल करोगे या चैट बॉक्स पर डालोगे, मैं कॉल कर लूँगा, आपकी जो भी प्रॉब्लम है मिलकर सॉर्ट आउट करेंगे। क्लियर है अच्छे से? चलो, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। होमवर्क कर लेना, ठीक है।